हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे 9th स्टैंडर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आगे भी आपको भविष्य में काम आता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्रायंगल्स में नहीं होती। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है शेप और साइज, जो दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनका शेप और साइज बिल्कुल सेम हो। ठीक है, उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब जैसे देखिए ज़रा, ये दो हाथ एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, क्या है? दे आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। टू फिगर्स इफ दे सुपर इम्पोज ईच अदर देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो बच्चों, उस तरीके से ही ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ क्या है, हम वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएगा। विल बी एबल टू गेट इट दैट व्हाई डू वी स्टडी कॉन्ग्रुएंसी। नाउ बच्चों, एक कैजुअल बात करते हैं, जब एक लड़का लड़की की शादी होने वाली होती है तो प्रायर टू द मैरिड हम लड़के और लड़की की कुंडलियां मिलाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल आई मीन टू से दैट हम उनके क्वालिटीज को मैच करते हैं कि हाँ, इफ सेट ऑफ क्वालिटीज मैच द बॉय एंड गर्ल आर मेड फॉर ईच अदर। तो उसके बाद फिर क्या, चटमंगनी बट ब्याह, है ना। तो वैसे ही है, जब जो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है बच्चों, तो कुछ सेट ऑफ क्वालिटीज को मैच करानी होती हैं। तो आइए देखें कि क्या क्या सेट ऑफ क्वालिटीज मैच हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब मान लो लड़का लड़की में 36 गुण होते हैं, तो 36 के 36 गुण तो नहीं मिलते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है। लेकिन अ सेट ऑफ क्वालिटीज मैच, कि हाँ भाई 20 या 22 ऐसे क्वालिटीज मैच कर जाए, देन दे शुड बी गेटिंग मैरिड। वैसे ही ट्रायंगल्स के सारे क्वालिटीज नहीं मैच करने चाहिए। अगर सेट ऑफ कुछ क्वालिटीज मैच हो गया तो हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। सारे क्वालिटीज मैच कराने की जरूरत नहीं है मीन टू से। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सारे क्वालिटीज तो मैच करेंगे ही, लेकिन अगर कुछ क्वालिटीज भी अगर मैच कर जाती हैं तो हम अश्योर हो जाते हैं कि हाँ, ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो जो पहला एक्सियोम है इसके रिलेटेड वो है SAS एक्सियोम। SAS आपको देख के ही समझ में आता हो कि भाई SAS का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड। अगर दो ट्रायंगल्स हैं, जैसे मान लीजिए हमारे दो खानदानी ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, इनके दो साइड्स और इनके दो साइड्स के बीच का एंगल, या फिर द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स। नाउ इफ आई से दैट AB is equal to PQ, if AB is equal to PQ, BC is equal to QR, तो AB और BC इक्वल है, तो AB और BC का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, एंगल B। और PQ और QR इक्वल है, तो इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, एंगल Q। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देन व्हाट यू कैन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, है ना, बाई SAS। कुछ और भी पॉसिबल है क्या सर? यस, कुछ और भी पॉसिबिलिटी है। अब ऑल्सो अगर मान लो अगर AB BC के इक्वल ना होकर के मैं आपको कहूं कि भाई चलो AB इज इक्वल टू PQ, और इस बार AC इज इक्वल टू PR हो जाए, है ना, AC इज इक्वल टू PR, तो इस बार इक्वल साइड्स कौन है, AB और AC, और यहाँ PQ और QR। तो AB और AC के बीच का इंक्लूड एंगल क्या है, एंगल A, और PQ और PR के बीच का एंगल क्या है, एंगल P। तो इस बार एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होगा। देन यू कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कहने का मतलब ये है बेटे कि अगर आपके पास ऐसा होता कि ये और ये इक्वल है और एंगल A आप इक्वल करते तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, है ना। हमेशा याद रखें, अगर SAS चाहिए तो जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच का ही एंगल इक्वल
प्रूफ करना है या फिर होना चाहिए ताकि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सके। बात आई समझ में? ठीक है। अब जो दूसरा कंडीशन है हम उसे कहते हैं भाई SSS प्रॉपर्टी। All the three sides are equal, then we say the triangles are congruent. A, B, C और एक ट्रायंगल हमारा P, Q, R. AB is equal to PQ, BC is equal to QR, AC is equal to PR. If AB is equal to PQ, BC is equal to QR, AC is equal to PR, then triangle ABC becomes congruent to triangle PQR by SSS। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना? नोट करें। तो बच्चों दो कंडीशंस हमने देखे, अब हम देखेंगे तीसरा कंडीशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंगल साइड एंगल, है ना? द थर्ड कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल। आपने 8th स्टैंडर्ड में भी ये करा रहेगा, लेकिन उतने डिटेल में 8th में नहीं जाना अपने को। इसका प्रूफ भी होता है जो कि आजकल नहीं पूछते हैं स्कूल्स में। एंगल साइड एंगल कहने का मतलब दो एंगल्स और उनके बीच का साइड, इंक्लूडेड साइड बिटवीन द टू एंगल्स, इसका तो ये ए से हो जाता है। अब देखें जरा कि अगर आपको कोई कहे कि दो एंगल, चलिए मान लीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो बी वर्टेक्स पे एंगल बी है, सी वर्टेक्स पे एंगल सी है, तो बी सी इनका इंक्लूडेड साइड हुआ, और क्यू पे एंगल क्यू है और आर पे वर्टेक्स आर है, तो क्यू आर इस इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड साइड, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इंक्लूडेड साइड बिटवीन दी टू एंगल्स। तो व्हाट यू कैन से बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, देन triangle ABC becomes congruent to triangle PQR। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात है कि सर अगर A से है तो AAS is also possible। अगर दो एंगल और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो भी हमारा दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। देखिए थोड़ा इसको हम प्रूफ करेंगे, जिससे आप एक सिंपल बात समझें। एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें और अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं बच्चों, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। देखें जरा, चलिए इसका प्रूफ कर देते हैं। छोटा सा प्रूफ है, क्या दिक्कत है, कर देने में क्या बुराई है। थोड़ा फिगर छोटा बना रहा हूं, ABC, PQR। अब आपको यहां पे गिवन है कि भाई AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। सर आपने बताया कि एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल, लेकिन सर BC और QR इक्वल होने चाहिए। आपने जैसे हमें A से बताया है तो दो एंगल्स के बीच का इंक्लूडेड साइड तो BC और QR है, वो तो इक्वल नहीं है। सर कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? होगा बेटा, क्या जरूरी है कि एंगल B और एंगल C ही इक्वल हो? अगर हम एंगल A और एंगल P को इक्वल कर दें
तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यहाँ ये और ये एंगल इक्वल, इनके बीच का साइड भी इक्वल, तो भी तो हो सकता है ना। ज़रूरी थोड़ी ना कि एंगल बी और सी हम इक्वल प्रूफ करें तभी भी कॉन्ग्रुएंस होगा। ये दो एंगल को भी अगर इक्वल प्रूफ कर दें, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और ये ए सी और ए बी और पी क्यू भी अगर इक्वल हो जाए, तो हम यहाँ बोलेंगे ए एस ए। तो हम देखें, आइए करते हैं क्या काम, सोल्यूशन करते हैं इसका। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको 1 दे दिया। वैसे ही एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये भी 180 डिग्री, सेकेंड दे दिया। सो व्हाट यू कैन से फ्रॉम वन एंड टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। अब देखें बच्चों, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q तो कैंसिल हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो हमने ये प्रूफ कर दिया ना बच्चों कि एंगल A और एंगल P दोनों इक्वल है। तो सर ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम B और C को इक्वल प्रूफ करें, ये भी तो हो सकता है। तो सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड वी नो दैट AB इज इक्वल टू PQ, ये तो गिवन है। तो यहां भी तो ASA लग गया ना बच्चों, एंगल साइड एंगल, सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से बाय ASA ट्रायंगल ABC बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो यहां पे हमने AAS को बाय द हेल्प ऑफ ASA जस्टिफाई किया है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि दो एंगल्स और कोई भी साइड अगर इंक्लूडेड नहीं होगा तो भी काम चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि जैसे SAS है तो SSA नहीं होता है, ठीक है। जैसे बोला सर, जैसे ASA था तो आपने AAS बोल दिया, तो सर जैसे SAS है तो SSA भी होना चाहिए, नहीं, SSA पॉसिबल नहीं होता। ये गलती ना करें, बच्चे ऐसी गलतियां बार बार करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, नोट करें। तो बच्चों ने देखा कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज, तो अब फिर से क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन करने से पहले तो एक छोटी सी बात और आपको ध्यान में बता दूं। आप एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल आप और मैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो अगर हम दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हमारे सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। मेरा नाक तुम्हारे नाक के इक्वल, मेरा आँख तुम्हारे आँख के इक्वल, मेरा लेफ्ट आँख तुम्हारे लेफ्ट आँख के इक्वल। कहने का मतलब ये कि ये, लेकिन ये होगा कब? जब हम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। ये सारी बातें कब होती हैं? जब हम कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कब होंगे? जब दो चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ CPCT। अगर दो ट्रायंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मान लो ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, फर्ज करो कि इफ ट्रायंगल ABC बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, किसी भी मेथड से, SS, ASA, कोई भी मेथड यूज करके आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद क्या होगा? ट्रायंगल्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, उनका हर साइड एक दूसरे के इक्वल होगा, हर एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। तो वो क्या करेंगे भाई? तो वही कंसेप्ट होता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो देखो AB PQ के इक्वल होगा, BC QR के इक्वल होगा, और AC PR के इक्वल होगा। और सबके पीछे रीजन क्या लिखेंगे? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सर क्या खाली साइड्स इक्वल होंगे? नहीं, एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। देखो
पहला वर्टेक्स ए है, यहाँ पे पहला वर्टेक्स पी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। दूसरा वर्टेक्स बी है, यहाँ पे दूसरा वर्टेक्स क्यू है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली क्या है बच्चों कि अच्छा चलो मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है? अब हैं क्या? नहीं ना, क्यों? क्योंकि हमने सीक्वेंस बदल दिया। कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ द वर्टाइसेस या फिर ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट्स मस्ट बी करेक्ट। वो मैं आगे आपको क्वेश्चंस में और बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर के ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप नहीं लिख सकते हैं कि ए बी सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी आर। अगर ए बी सी पी क्यू आर के है तो पी क्यू आर ही रहेगा, वो क्यू पी आर नहीं होगा। ठीक है, बात आई समझ में? सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंसेप्ट ऑफ सीपीसीटी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अरे सिंपल बात है भाई, अगर दो चीज़ें कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके हर पार्ट्स में इक्वल होंगे ना, तो वही कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सीपीसीटी। ये नहीं भी बताता तो भी समझ जाते हैं आप, बट फिर भी जानना जरूर। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन फिगर बी ए एंड सी ए आर एक्सटेंडेड। बी ए मतलब उधर किया और सी ए को इधर किया और ई और डी पे मिला दिया, है ना? सच, और इस तरीके से मिलाया कि भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, सच दैट बी ए इज इक्वल टू डी ए, मतलब इतना ही एक्सटेंड किया कि बी ए और डी ए इक्वल हो जाए, और यहाँ पे सी ए को एक्सटेंड कहाँ, ई तक किया, सच दैट सी ए इज इक्वल टू ई ए, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। ये बात क्या, और अपने को क्या प्रूफ करना है कि सर बी सी इज पैरेलल टू ई डी। बेटे अगर आपको दो लाइंस पैरेलल प्रूफ करना है, प्रीवियस सेशन में हमने सुना लाइंस एंड एंगल में कि अगर दो लाइंस पैरेलल प्रूफ करना है तो या तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दो या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूफ कर दो। तो सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बाहर होंगे, दिख नहीं रहा अपने को, लेकिन अपने को ऑल्टरनेट एंगल जरूर दिख रहे हैं, या फिर ये और ये एंगल, है ना? अगर आप कुछ भी करके, थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन का क्या है कि अगर आपको बी सी और ई डी को पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर देना चाहिए। ठीक है, आइए तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश कर, देख के लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो कैसे, आप ये ए बी सी ट्रायंगल रखो और ये ट्रायंगल ए डी ई रखो। बेटा जी कॉन्ग्रुएंट तो एक देख के ला टपक रहा है कि सर ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए ई, और तुम्हें नहीं लगता कि जब ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो तो ये और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, बी ए सी एंड डी ए ई। तो डी ए ई और बी ए सी भी इक्वल हो गए वर्टिकली। सर ये तो साइड एंगल साइड से बोथ द ट्रायंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन टू प्रूव तो आप लिख लेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई में ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए ई। यहाँ पे रीजन लिखेंगे गिवन। ज्योमेट्री में रीजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, नहीं तो मार्क्स कटेंगे स्कूल में। उसके बाद एंगल बी ए सी, वही बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब ये वर्टिकली ऑपोजिट सब कुछ हो गया, देयरफॉर व्हाट यू कैन से, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए, अब खेल का मजा आएगा आपके सामने। इसको बोलते हैं टेकन क्रॉस मेथड, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान दें आप। सीक्वेंस कैसे मेंटेन होता है, देखो ये और ये एंगल इक्वल, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो, यहाँ भी क्रॉस लगा दो। ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये कब, ये लेकिन ये टेकन क्रॉस कब करेंगे, जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई सर ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गए। सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने कहा था ना कि ए बी सी पी क्यू आर के होगा। अब यहाँ पे ए बी सी ए डी ई एफ को होगा, ए ई डी के इक्वल होगा या फिर ए डी ई के कॉन्ग्रुएंट होगा, वो सीक्वेंस हम चेक कर रहे हैं। तो देखो एंगल्स इक्वल हैं तो वर्टाइस भी कॉरस्पॉन्डिंग होता है, तो ए और ए दोनों का सेम है। अब इसके बाद
AC और AE इक्वल है, तो AC के ऑपोजिट क्या है, एंगल B, और यहाँ पे AE के ऑपोजिट क्या, एंगल D। तो ऑपोजिट इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वर्टाइसेस को क्या करते हैं, सेम साइन देते हैं, है ना। और या फिर इन शॉर्ट कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इक्वल साइड्स के वर्टाइसेस भी क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, ठीक, मतलब उनका सीक्वेंस एक साथ आता है। अभी क्या बचा, AB और AD इक्वल, तो AB के ऑपोजिट C, तो यहाँ अंडा दे दिया AD को। अब हमारा क्लियर हो गया कि भाई ABC। अब बेटा ABC पे A पे क्रॉस है, यहाँ पे कहाँ क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है A, P, B पे टिक है, टिक यहाँ पे कहाँ है, D पे, तो बाकी बच गया E, C के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये हमारी बात हो गई कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS, है ना, आप SAS लिख देंगे इधर। अब जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो मैंने आपको क्या समझाया कि सर A वर्टेक्स इसके बराबर और B वर्टेक्स इसके D के बराबर, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे CP/CT से, है ना, इन दोनों पे टिक था। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D CP/CT, है ना, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उनके पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन सर ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बट दीज आर alternate interior angles, so therefore what you can say, BC is parallel to ED। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, नोट करें। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC is equal to ACBD, AC is equal to AD, और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। AB बाइसेक्स मतलब ये जो एंगल A था पूरा का पूरा, जब ना आपने AB को मिलाया तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मतलब सिंपल, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये मिल रहे हैं बाइसेक्ट करने के बाद। बाइसेक्ट करने के बाद जो दो पार्ट्स मिलते हैं, दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर गिवन टू प्रूफ लिख दें बच्चों। गिवन क्या भाई, AD इज इक्वल टू AC, और क्या, AB बाइसेक्ट्स एंगल CAD। So therefore what you can say, yeah, this implies angle 1 is equal to angle 2 is equal to half of angle CAD। ये बात स्पेसिफाई कर देते हैं तो अपने को थोड़ा आगे प्रूफ करने में ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। देखें ज़रा, अब ABC, ध्यान लगे थोड़ा अलग अलग फिगर बनाता हूं मैं। ABC और क्या, ADB। देखिए दोनों ट्रायंगल्स में AD और AC इक्वल, ऐसे रफ बना रहा हूं, आप ही रफ बना लिया कीजिए, अच्छा रहता है। इसके बाद सर दोनों में AB क्या है, कॉमन। इसका ये एंगल 1 था और इसका एंगल 2 था, एंगल 1 और 2 भी इक्वल है, हाफ ऑफ ACD। तो देख रहे हैं ना अपन, साइड एंगल साइड से बोथ द ट्रायंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, AC इज इक्वल टू AD या फिर AD इज इक्वल टू AC। दोनों में AB क्या है, कॉमन, और ये क्या लिखेंगे, गिवन। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों भाई, हाफ एंगल CAD। तो इन तीनों बातों से आप क्या समझते हैं कि भाई बाई SAS, देयरफॉर बाई SAS ट्रायंगल ABC बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, नोट करें।